हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, बट हमने बोला था कि जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी होंगी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होंगी। तो अगर आपको पता होगा कि जो एकलव्य शिक्षक भर्ती है उसका जो एग्ज़ाम है वो NESTS प्रोवाइड करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। तो ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति क्या है, इसमें और कौन कौन सी कमेटीज़ होती हैं, उनके क्या वर्क होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी इसको लास्ट तक देखिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली हेडिंग जो है वो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, ये है क्या? तो स्कूलों की स्थापना, समर्थन, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी यानी कि NESTS की स्थापना की गई। ठीक है, तो कैसे बच्चों के लिए की गई? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने की है। और जो आपके इस तरह के बच्चे होते हैं जो राष्ट्रीय जनजातीय छात्रों के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई। NESTS के लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या हैं उनके बारे में देख लेते हैं। स्कूलों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल EMDBS और खेल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, समर्थन, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करना और इसके लिए आवश्यक या अनुकूल सभी कार्य और चीज़ें करना, स्कूलों को बढ़ावा देना जिनका निम्नलिखित उद्देश्य होगा। तो आप समझ गए कि इसका मेन उद्देश्य क्या है कि EMRS, EMDBS इस तरह के स्कूलों का निर्माण करना जिसमें जो SC ST कास्ट के बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूली शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जनजातीय समुदाय के जो बच्चे हैं उनको स्कूली शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो उनको फ्री एजुकेशन मिल पाए। ठीक है, एक ऐसा माहौल मिल पाए जिसमें वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है पॉइंट जो है इसके ज़रूरी वो देख लेते हैं कि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली आदिवासी बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, जिसमें मूल्यों का समावेश, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियां और शारीरिक शिक्षा का एक मजबूत घटक शामिल है। ठीक है, तो कैसे बच्चों के लिए है? ये आदिवासी बच्चों के लिए है जिनकी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है कि वो स्कूली शिक्षा ग्रहण कर सके। तो उनके फैमिली बैकग्राउंड को ना देखते हुए उन बच्चों के भविष्य का निर्माण करना, ये पहली प्राथमिकता है EMRS की। पूरे देश के एक समान माध्यम से शिक्षा के लिए उचित स्तर पर सुविधाएं प्रदान करना, मानकों में तुलनीयता सुनिश्चित करने और जनजातीय लोगों की साझी और समग्र विरासत को सुविधाजनक बनाने और समझने के लिए एक सामान्य मूल पाठ्यचर्या की पेशकश करें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामाजिक सामग्री को समृद्ध करने के लिए प्रत्येक स्कूल में छात्रों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उत्तरोत्तर लाना। मतलब कि आपने देखा होगा कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विविधताओं, संस्कृतियों से आते हैं बच्चे और एक साथ हॉस्टल में रहते हैं, तो वो अपनी जो संस्कृति है उसको एक दूसरे से साझा भी करेंगे, जिससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीवित स्थितियों में शिक्षकों के प्रशिक्षण और अनुभवों और सुविधाओं को साझा करने के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना। मतलब जो शिक्षक आएंगे उनके अनुभव, उनकी सुविधाओं के को मतलब बच्चों के साथ में साझा करने से बच्चों का भी जो विकास है वो अच्छे से होगा। खेल आदि में उत्कृष्टता केंद्र की ओर बढ़ते हुए छात्रों को पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना। सिर्फ बच्चों को पाठ्यक्रम से ही जोड़ना नहीं है, बच्चों को पाठ्येतर गतिविधियां जो होती हैं जैसे कि खेल हो गया, ठीक है, और जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें भी बच्चों को इन्वॉल्व करना है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का उद्देश्य यही है कि जो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट है, पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उन सभी में उनका डेवलपमेंट अच्छे से करना। ओके, नेक्स्ट है छात्रों में राष्ट्रीय संस्कृति पर गौरव विकसित करने, जनजातीय विरासत और जनजातीय संस्कृति, संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं को संरक्षित और संजोने की सुविधा प्रदान करना। यही हम पहले भी बोल रहे थे कि अलग अलग विविध संस्कृतियों से जब बच्चे आते हैं तो अपनी संस्कृतियों का, अपनी कलाओं का, नृत्यों का, ठीक है, भोजन का, उन सभी का जो आदान प्रदान है वो बच्चे एक दूसरे से करते हैं।
छात्रों को विशेष रूप से स्वरोजगार सहित रोजगार उन्मुख कौशल हासिल करने में मदद करना। सिर्फ पढ़ाना नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं करानी है, उनको उस लेवल तक तैयार करना है कि जब वो स्कूल से बाहर निकलें तो स्वरोजगार करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकें। ठीक है। सर्वोत्तम शैक्षणिक मानकों, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना। जितने भी शैक्षिक मानक तैयार किए गए हैं उन सभी में बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होगा। ठीक है। दृष्टि यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने के पीछे क्या विज़न रहा। भारत में सबसे वंचित समूहों यानी कि अनुसूचित जनजातियों एसटी के सामाजिक आर्थिक विकास को समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से उनके समग्र सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी साधन मानते हुए उत्प्रेरित करना। ठीक है। ऐसा समूह जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, एसटी कास्ट से संबंधित है, उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो इतने डेवलप नहीं होते हैं, वो इस तरह के नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा प्रदान कर सकें कि उनका जो डेवलपमेंट है बच्चों का वो अच्छे से हो जाए। उद्देश्य क्या है इसके पीछे? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके अनुसूचित जनजाति और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकें, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें, उन्हें गैर एसटी आबादी में के बराबर अवसर सुनिश्चित करना जिससे देश में आदिवासी आबादी के समग्र विकास को गति मिल सके। ठीक है। तो इन स्कूलों की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य ये है कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों की जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण हो सके। ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अदर एक्टिविटीज़ में भी निपुण बनाना, उनको रोज़गार के लिए भी तैयार करना और इस लेवल तक उनका डेवलपमेंट कर देना कि जो गैर एसटी की आबादी है उनके बराबर वो आ सकें। ठीक है। और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट, समग्र विकास को गति मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट उद्देश्य देख लेते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एसटी और पीवीटीजी छात्रों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्येतर गतिविधियों के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना। यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो NESTS के माध्यम से ओपन हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी NESTS पर है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उच्च प्राथमिक और माध्यमिक तक ही सीमित नहीं है, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा भी बच्चों को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी NESTS ने उठाई है। ओके। EMRS के कुशल प्रबंधन और उनके विस्तार के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, सुविधाओं के प्रावधान और मानव संसाधन की भर्ती और वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्रसार आदि में सहायता के लिए वार्षिक चल रहे खर्चों का प्रबंधन करना। ठीक है। तो सिर्फ पढ़ाई, अदर एक्टिविटीज़ तक ही सीमित नहीं है, वार्षिक चल रहे जो खर्चे हैं उनका प्रबंधन भी EMRS में किया जाता है कि उनको जितनी भी धनराशि मिली है उसका उपयोग वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है गवर्निंग बॉडी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। NESTS की शासकीय निकाय संरचना में बहुत सारे सममाननीय व्यक्ति हैं, जैसे कि माननीय मंत्री आदिवासी मामलों के मंत्रालय, माननीय राज्य मंत्री, सचिव, संयुक्त सचिव, आयुक्त, NVS और KVS वगैरह के जो आयुक्त हैं वो भी इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है। आपको इसका जो अध्यक्ष है वो याद रखना ज़रूरी है। कौन है गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष? माननीय मंत्री जी हैं। ठीक है। शासकीय निकाय की वार्षिक आम बैठक वर्ष में एक बार ऐसे समय, तारीख और स्थान पर आयोजित की जाएगी जो NESTS की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक खातों सहित पर विचार करने के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो शासकीय निकाय की बैठक है वो साल में कितनी बार होती है? एक बार होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? माननीय मंत्री जी करते हैं। क्यों की जाती है? वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कमेटीज़ हैं उनकी बैठक साल में कितनी बार होती है, अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। हालांकि जब भी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठकें बुलाई जा सकती हैं। शासकीय निकाय में 1/3 सदस्य शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक में कोरम बनाएंगे। कोरम का मतलब ये हो जाता है कि जितने भी सदस्य आपकी उस कमेटी में हैं, अगर जो निर्धारित कोरम है उसके अंदर जो सदस्य हैं वो आ जाते हैं तो बैठक की कार्यवाही को पूरा किया जा सकता है। अगर उस कोरम से कम सदस्य होंगे तो बैठक की कार्यवाही चालू नहीं होगी। ठीक है। तो एक पूरे जो कोरम है वो 10 सदस्यों का शायद होता है, मुझे इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है। तो कोरम से निर्धारित सदस्य अगर होंगे तो बैठक की कार्यवाही होगी। ओके।
ये चीज़ याद रखिएगा, पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि बैठक साल में कितनी बार होती, क्यों की जाती है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है। नेक्स्ट है फंक्शंस क्या क्या है गवर्निंग बॉडी के, कि शासकीय निकाय आमतौर पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में निर्धारित NESTS के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए NESTS के कामकाज की निगरानी करेगा, कि जो भी मेमोरेंडम में जो भी मैनुअल में दिशा निर्देश दिए गए हैं वो NESTS उन दिशा निर्देशों पर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। शासकीय निकाय सोसाइटी NESTS के धन के प्रबंधन की निगरानी करेगा कि उनको जिस कार्य के लिए धन दिया गया है वह उसी कार्य में वो धन लग रहा है या नहीं, ठीक है। और उसके पास वार्षिक खातों की जांच और अनुमोदन करने का भी अधिकार है। मतलब अगर गवर्निंग बॉडी चाहेगी तो वार्षिक खातों का भी जो इंस्पेक्शन है वो कर सकती है, ठीक है। जब भी ज़रूरत होगी शासकीय निकाय NESTS के कामकाज और प्रबंधन के लिए नीतियाँ, नियम और विनियम निर्धारित करेगी। NESTS के लिए जो नियम बनाने की जिम्मेदारी है वो गवर्निंग बॉडी की है, तो उसके लिए वो नीतियाँ, नियम और विनियमन निर्धारित कर सकती है, ठीक है। शासकीय निकाय के पास आवश्यकता पड़ने पर NESTS की संरचना में परिवर्तन करने का भी अधिकार है। संरचना मतलब जो उसकी कमेटी में सदस्य हैं उनको वो बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, उसके जो नियम हैं उनको बदल सकती है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय संचालन समिति। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन है। माननीय जनजाति कार्य मंत्री हैं जो कि अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष याद रखना ज़रूरी है, कौन सी कमेटी में कौन अध्यक्ष हैं, ठीक है। सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय, संयुक्त सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय, वित्तीय सलाहकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, अध्यक्ष CBSE बोर्ड के, निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के, महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के, और भी इस तरह के बहुत से सदस्य इस समिति में हैं। अध्यक्ष के अनुमोदन से अन्य सदस्यों को सहयोजित किया जा सकता है। EMRS के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक एक वित्तीय वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। तो जो गवर्निंग बॉडी की बैठक थी वो साल में 1 बार थी, बट राष्ट्रीय संचालन समिति की जो बैठक है वो साल में 2 बार है। अधिमानतः प्रत्येक छमाही में 1 बार, यानी 1 अप्रैल से सितंबर और दूसरी अक्टूबर से मार्च। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। हालांकि जब भी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठकें बुलाने का आदेश दिया जा सकता है। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष और 5 सदस्य संचालन समिति की प्रत्येक बैठक में कोरम का गठन करेंगे। मतलब कोरम के बारे में हम पहले बता चुके हैं। कोरम का मतलब क्या होता है कि कोरम से में निर्धारित सदस्य अगर उस बैठक में होंगे तो कार्यवाही पूरी होगी, अन्यथा कार्यवाही को रोककर और सदस्यों का वेट किया जाएगा, ठीक है। EMRS के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति के क्या क्या कार्य हैं उनको देख लेते हैं कि शासकीय निकाय की 3 समितियों, कार्यकारी समिति, वित्त समिति और शैक्षणिक समिति की निगरानी और मार्गदर्शन करना जिम्मेदारी राष्ट्रीय संचालन समिति की है। तो ये चीज़ क्वेश्चन आ सकता है कि कार्यकारी समिति की निगरानी कौन करता है, वित्त समिति की देखरेख कौन करता है, शैक्षणिक समिति की जो निगरानी और मार्गदर्शन कौन करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। EMRS की मंजूरी और निर्माण की प्रगति की निगरानी करना, मतलब अगर कोई नया EMRS स्कूल ओपन होना है तो उसके लिए भी राष्ट्रीय संचालन समिति ही मंजूरी देगी और निर्माण भी कौन कराएगा, राष्ट्रीय संचालन समिति। ओके, स्वीकृत EMRS को कार्यात्मक बनाने हेतु प्रगति की निगरानी करना, मतलब आपको पता है कि 601 आपके जो स्वीकृत EMRS हैं, लेकिन कार्यात्मक में 401 हैं, ठीक है। 600 प्लस जो है वो स्वीकृत हैं और 400 प्लस अभी कार्य में ही हैं, यानी कि 200 प्लस आपकी जो EMRS स्कूल हैं उनमें वो अभी वर्किंग में नहीं है। तो उनकी भी निगरानी करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय संचालन समिति की है। EMRS की स्थापना और प्रबंधन के सभी पहलुओं में शामिल करते हुए व्यापक नीतियाँ और दिशा निर्देश तैयार करना, खेल के लिए EMDBS और COE के बारे में भी जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय संचालन समिति की है, ठीक है। कि स्कूल जो बन रहे हैं उनकी जो बिल्डिंग है वो किस तरह से होनी चाहिए, उनमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उस पर भी व्यापक नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय संचालन समिति की है। ओके, खेलों के लिए EMRS, EMDBS और COE के प्रबंधन के संबंध में राज्य केंद्र शासित प्रदेश EMRS सोसाइटी के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। तो आप समझ गए होंगे कि जो राष्ट्रीय संचालन समिति है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो इसमें कौन कौन होते हैं, आयुक्त नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स
के जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, संयुक्त सचिव ईएमआरएस जनजातीय कार्य मंत्रालय, वित्तीय सलाहकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, आयुक्त नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में आपके जो एनवीएस के अध्यक्ष हैं, आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, वो भी जुड़े होते हैं। निदेशक प्रतिनिधि भारतीय खेल प्राधिकरण के सदस्य, जनजातीय कल्याण राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार के एक प्रमुख सचिव सदस्य, निदेशक ईएमआरएस जनजातीय कार्य मंत्रालय सदस्य, अतिरिक्त आयुक्त नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट सदस्य और संयोजक, ठीक है। तो ये सारे ही कैंडिडेट आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी में जुड़े हुए होते हैं। अध्यक्ष के अनुमोदन से अन्य सदस्यों को संयोजित किया जा सकता है। कार्यकारी समिति प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी। तो कौन सी कमेटीज़ साल में कितनी बार बैठकें करती हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो हर 3 महीने में एक बार बैठक करेगी। हालांकि जब भी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठकें बुलाई जा सकती हैं। अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होगा। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि कोरम कौन सी कमेटी में कितनी कितनी लोगों से जुड़कर पूरा हो रहा है। ओके। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी के क्या क्या फंक्शंस हैं? ईएमआरएस, ईएमडीबीएस, सीओई के निर्माण और स्थापना की निगरानी करना, स्कूलों, छात्रावासों और अन्य संबंधित गतिविधियों को बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश ईएमआरएस सोसाइटी को सुविधा प्रदान करना, यह निर्धारित करने के लिए कि उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया जा रहा है। मतलब जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं एकलव्य के स्कूल के लिए, तो उन उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया गया, और उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करने के लिए सक्षम संगठन द्वारा ईएमआरएस और ईएमडीबीएस का आवधिक बाहरी मूल्यांकन शुरू करना। ओके। नेक्स्ट है कि सर्वोत्तम शैक्षणिक मानकों के अनुसार ईएमआरएस स्कूलों के कामकाज की समीक्षा करना, ठीक है। तो अगर आप हॉस्टल वार्डन बनते हैं तो आपके काम की जो समीक्षा है, जो देख रेख है, वो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, ठीक है। शिक्षकों और छात्रों की पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं की समीक्षा और निगरानी करना कि जो शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो रही है वो सही से हो रही है या नहीं, और जो बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं उनमें कोई डोनेशन वगैरह चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इन सभी को देखना जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की है। ओके। राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ईएमआरएस सोसाइटी के सहयोग से स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के प्रावधान, उपलब्धता और उसके रखरखाव की समीक्षा और निगरानी करना भी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश ईएमआरएस सोसाइटी द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती और सेवा शर्तों की निगरानी करना और ईएमआरएस में शिक्षकों की उपलब्धता की समीक्षा करना और चुनौती से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना कि जो शिक्षकों की उपलब्धता पूरी है या नहीं है, ये देखना भी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की है। और जितनी भी चुनौतियाँ आती हैं उनसे भी निपटने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की है। स्कूलों की क्षमता के इष्टतम उपयोग की समीक्षा, मतलब जितने बच्चों का एक स्कूल है उसमें उन बच्चों के अकॉर्डिंग जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को मिल रही हैं, ये देखना भी ज़रूरी होता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार नए भवनों के निर्माण के साथ साथ राज्य ईएमआरएस सोसाइटी को सौंपे गए मौजूदा भवनों के नवीनीकरण उन्नयन की समीक्षा करना। मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओवरऑल जिम्मेदारी यही होती है कि शिक्षकों की उपलब्धता पूरी है या नहीं है, जो नई बिल्डिंग्स बननी है एंड जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें कोई ज़रूरत है, नवीनीकरण करना है, उन्नयन करना है, ये सारी चीज़ें देखना भी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की है। ओके। सोसाइटी NESTS के लक्ष्य और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए MOU समझौतों और समान प्रकृति की अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा, ऐसे सभी चीज़ें करना जो सोसाइटी NESTS के सभी या किसी भी लक्ष्य और वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, आकस्मिक है या अनुकूल मानी जा सकती है। तो आप समझ गए होंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब है ऐसी कमेटी जो NESTS के दिशा निर्देशों पर जितने भी मानक तय किए गए हैं उन सभी के लक्ष्यों की प्राप्ति सही से हो रही है या नहीं हो रही है, जो वस्तुएँ, जो सुविधाएँ बच्चों को प्रोवाइड करानी है वो अच्छे से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, बिल्डिंग्स को देखना, नवीनीकरण करना, शिक्षकों की उपलब्धता तय करना, तो ये सारी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की है और ये राष्ट्रीय जो संचालन समिति है उसको जवाबदेह होगी। ठीक है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन सी कमेटी किसके लिए जवाब देती है। ठीक है,
अब आती है एकेडमिक कमेटी। तो एकेडमिक कमेटी में कौन कौन है? शैक्षणिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। आयुक्त होंगे NESTS के चेयरपर्सन जो अध्यक्ष होंगे। संयुक्त सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय सदस्य। हर कमेटी का जो अध्यक्ष है उसको ज़रूर याद रखिएगा कि उस किसी भी कमेटी का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। एक प्रमुख सचिव राज्य सरकार, नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त, निदेशक NCERT के प्रतिनिधित्व, अध्यक्ष CBSE का प्रतिनिधित्व, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रतिनिधि, प्रभारी आयुक्त शिक्षाविद, EMRS का एक प्रिंसिपल, एक EMRS शिक्षक, अधिमानता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सदस्य, ठीक है। मतलब एक ऐसा टीचर जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है उसको भी सदस्य के रूप में नामित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी जो लिस्ट है ये एकेडमिक कमेटी के लिए है। तो आपने देखा कि इसमें NCERT, CBSE, स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ठीक है, इन सभी के जो सदस्य हैं, चेयरपर्सन्स हैं, अध्यक्ष हैं, उनको भी इसमें सदस्य बनाया गया है, ठीक है। शैक्षणिक समिति 6 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। तो ये भी हमने स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कौन सी कमेटी कितनी बार बैठक कर रही है, कब कब कर रही है, ये भी जानना ज़रूरी है। हालांकि जब भी आवश्यक हो अध्यक्ष विशेष बैठकें बुलाई जा सकती हैं। अध्यक्ष को और 4 सदस्यों से कोरम पूरा होगा। तो एक कोरम कब पूरा होगा? अध्यक्ष हो और 4 और सदस्य हों, ठीक है। कोरम का मतलब इतने सदस्य अगर होंगे तो बैठक को आगे बढ़ाया जाएगा, अगर इससे कम सदस्य होंगे तो बैठक को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। शैक्षणिक समिति के कार्य, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं? पाठ्यक्रम शिक्षा के माध्यम छात्रों के प्रवेश और EMRS और EMDBS के अन्य कार्यक्रमों के संबंध में मानक निर्धारित करना और EMRS में शुरू किए जाने वाले शैक्षणिक और सह पाठ्यचर्या कार्यक्रमों के बारे में NESTS को सलाह देना, ठीक है। तो आप समझ गए कि कितना इम्पॉर्टेंट काम है एकेडमिक कमेटी का। जितने भी कार्यक्रम होने हैं उनके संबंध में मानक निर्धारण करना और जो ऊपर की कमेटीज़ हैं उनको जवाब देना, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षाविदों सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों, खेल आदि में सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करना और उन्हें शामिल करने और समय समय पर इन कार्यक्रमों की समीक्षा करने और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश EMRS सोसाइटी को सुविधा प्रदान करना, ठीक है। कि मतलब अगर कोई सुझाव भी देना है कि हाँ अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो ये बच्चों के लिए सही होगा, तो ये जिम्मेदारी भी एकेडमिक कमेटी की है, ठीक है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश EMRS सोसाइटी द्वारा अपनाए जाने वाले EMRS में प्रवेश के लिए समान दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं विकसित करना। EMRS छात्रों के लिए खेल और सांस्कृतिक बैठक के संचालन के लिए दिशा निर्देश तौर तरीके तैयार करना कि जो खेल वगैरह हो रहे हैं तो उनके क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखना भी एकेडमिक कमेटी का वर्क है। नेक्स्ट है CBSE, NCERT, AICTE, DOSEL, MOE आदि जैसे अन्य विशेषज्ञ निकायों के सहयोग से शिक्षा में मूल्य संवर्धन और प्रयोग के माध्यम से मॉडल स्कूल बनाने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विशेषज्ञता का उपयोग करना। मतलब कि जो EMRS स्कूल है उसको उस लेवल तक लेकर जाना जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मतलब ऊपर तक लेवल लेकर जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनसे भी सुझाव लिया जा सकता है, ठीक है। शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए गतिविधियां, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों की योजना बनाना, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना और NESTS के उद्देश्यों को साकार करने के लिए सुझाव देना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षक और सहायक कर्मचारियों का प्रशिक्षण कौन सी कमेटी कराती है, ठीक है। कौन सी है? एकेडमिक कमेटी। EMRS, EMDBS, COE में शैक्षणिक और पाठ्येतर सुधारों के लिए नीतियाँ और कार्य योजनाएँ तैयार करना। आई थिंक ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की सबसे ज़रूरी क्लास है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ये NESTS स्कूलों में बहुत महत्वपूर्ण समिति है। इसमें छात्रावास के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारी, NGO सदस्य और अन्य सदस्य शामिल हैं, ठीक है। तो मतलब जितने भी आपके छात्रावास में बच्चे रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की है। इसमें NGO के भी जो सदस्य हैं उनको भी शामिल किया जाता है। 694 सेक्शन EMRS में से सिर्फ 401 कार्यात्मक EMRS है। मतलब जो आपकी वैकेंसी आई है वो ओनली 401
स्कूल्स के लिए आई है, और जब स्कूल्स फंक्शन में आ जाएंगे तो उनके लिए अलग से वैकेंसी निकलेगी। मतलब एकलव्य शिक्षक भर्ती अभी और भी आ सकती है, लेकिन पहले इसका एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी एंड बहुत ज़रूरी क्लास है। आई थिंक अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही क्लास है। कौन सी कमेटी में कौन से मेंबर्स हैं, उनकी बैठकें कितनी बार होती हैं, और उनकी बैठकों में कोरम कितने लोगों का होता है, ये सारी ही जो पॉइंट हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिएगा, ठीक है, एंड देखिएगा ज़रूर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।